हेलो दोस्तों, रिसेंटली इंडिया के जुलाई 2025 का ट्रेड डेटा रिलीज हुआ है। ग्लोबल ट्रेड में फिलहाल बहुत अनसर्टेनिटी है। कंट्रीज टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। इन जियोपॉलिटिकल चेंजेस के कारण हमारे कंट्री के ट्रेड पे भी काफी इंपैक्ट पड़ा है। इंडियन एक्सपोर्ट्स में कुछ सेक्टर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा थे। इसीलिए जुलाई में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $11.72 बिलियन था। मतलब हमने एक्सपोर्ट से जितने पैसे कमाए उसमें से कई ज्यादा हमने इंपोर्ट्स में खर्च कर दिए। ये पिछले 8 मंथ्स का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट था। इंडिया के जुलाई ट्रेड डेटा के थ्रू हम इन चेंजेस के इंपैक्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले इंडिया के ट्रेड डेटा के हेडलाइन नंबर्स देखते हैं। जुलाई 2025 में इंडिया ने $37.24 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया। ये एक 7.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एक्सपोर्ट्स का इंप्रूवमेंट एक अच्छी बात तो है, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 8.6% बढ़े और $64.59 बिलियन तक पहुंच गए। मतलब हमने मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट से जितना कमाया उससे ऑलमोस्ट डबल तो हमने इनके इंपोर्ट्स में ही खर्चा कर दिया। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिसमैच के कारण हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $27.35 बिलियन तक पहुंच गया। ये नवंबर 2024 के बाद का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट है। अगर सर्विसेज का ट्रेड इंक्लूड करें तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स का वैल्यू $68.27 बिलियन था। मतलब हमने $31.03 बिलियन के सर्विसेज एक्सपोर्ट किए। जुलाई 2025 में इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का वैल्यू $79.9 बिलियन था। मतलब हमने $15.4 बिलियन के सर्विसेज इंपोर्ट भी किए। तो सर्विसेज के मामले में इंडिया के पास एक $15.63 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, लेकिन हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड का डेफिसिट इतना ज्यादा है कि इंडिया का टोटल ग्लोबल ट्रेड एक $11.72 बिलियन के डेफिसिट में है। अगर हम अपना टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा दें तो हम इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 26 के अभी तक के ग्लोबल ट्रेड के ट्रेंड्स को भी देख सकते हैं। इस 4 मंथ्स पीरियड में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 3.07% बढ़ा और $149.2 बिलियन तक पहुंचा। वहीं इंपोर्ट्स की बात करें तो हमने $244 बिलियन के मर्चेंडाइज इंपोर्ट किए। ये एक 5.36% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 4 महीनों में ही हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $95 बिलियन तक पहुंच गया। इन नंबर्स को देख के समझ में आ रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स इससे ज्यादा रेट से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी ट्रेड डेफिसिट से डील कर रही है। ये तो हमारे ट्रेड डेटा का कलेक्टिव ट्रेंड था। चलिए अब अलग अलग सेगमेंट्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट ट्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट डेटा देखते हैं। 5 मेजर सेगमेंट्स के ग्रोथ के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स में 7% ग्रोथ आया। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इंजीनियरिंग गुड्स ने मर्चेंडाइज ट्रेड के एक्सपोर्ट्स को लीड किया। इंडिया ने $10.4 बिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किए। ये एक 13.7% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज था। इंजीनियरिंग गुड्स ने हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 28% कंट्रीब्यूट किया। इस सेगमेंट के एक्सपोर्ट ग्रोथ में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। इंडिया ने $4.34 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए। इस सेगमेंट ने इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में 12% कंट्रीब्यूट किया, लेकिन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में एक 25% का ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ। इसका कारण रिफाइनिंग मार्जिन्स में फॉल और नेदरलैंड्स जैसे यूरोपियन रीजन में वीक डिमांड था। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स में 34% का ग्रोथ हुआ और ये $3.8 बिलियन तक पहुंचा। पीएलआई स्कीम्स के कारण इस सेगमेंट के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के मोबाइल फोन शिपमेंट्स में इंक्रीज ने भी इस सेगमेंट के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग सेगमेंट के एक्सपोर्ट्स 14% बढ़े और $2.66 बिलियन तक पहुंचे। इंडिया के हाईली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन के कारण हमारे फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट में ग्रोथ आया। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स के एक्सपोर्ट 7% बढ़े और $2.47 बिलियन तक पहुंचे। जैसा मैंने बताया, इंडिया के एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं। मतलब हम अब ग्लोबल डिमांड और स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़े हैं, 8.6%। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम कुछ गुड्स के लिए अभी भी काफी इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा गुड्स इंपोर्ट किए। अब ये तो ऑब्वियस है कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट्स हैं। इस सेगमेंट के इंपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 7.5% बढ़े और $15.6 बिलियन तक पहुंचे। अप्रैल टू दिसंबर 2024 के पीरियड में इंडिया अपने ऑयल नीड्स के 88% के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट था। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के वॉलेटिलिटी के इंपैक्ट के कारण भी हमारे क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंपोर्ट एक्सपेंसेस बढ़े। हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों ही बढ़े। इस सेगमेंट के इंपोर्ट्स 12.8% बढ़े और $9.8 बिलियन तक पहुंचे। मतलब इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट्स का हमारे टोटल इंपोर्ट्स में काफी बड़ा हिस्सा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और इन्हें असेंबल करके या इनमें वैल्यू ऐड करके इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स। इसीलिए इस सेगमेंट के इंपोर्ट्स की वैल्यू एक्सपोर्ट से कम है। इंडिया के मशीनरी गुड्स के इंपोर्ट्स भी 20% बढ़े और $5.4 बिलियन तक पहुंचे। इंडिया की ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के केपेक्स नीड्स के कारण मशीनरी गुड्स का इंपोर्ट ग्रो हुआ। गोल्ड इंपोर्ट्स 13.8% बढ़े और $4 बिलियन तक पहुंचे। सिल्वर इंपोर्ट्स तो और ज्यादा बढ़े, 436%,
और $506 मिलियन तक पहुंचे। जहां गोल्ड इंपोर्ट्स के ग्रोथ का कारण सीजनल और इन्वेस्टमेंट डिमांड था, वहीं सिल्वर के इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड ने उसे इतना बड़ा ग्रोथ दिया। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के इंपोर्ट्स भी 2% बढ़े और $2.8 बिलियन तक पहुंचे। मतलब इन गुड्स की कैटेगरीज हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए। लेकिन इन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डेस्टिनेशन कहां था, आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो यूएसए इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 20% बढ़े और $8.01 बिलियन तक पहुंचे। यूएस में हमने मेजरली इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किए। ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स टैरिफ अनसर्टेनिटीज के पहले के हैं। कंपनीज ने टैरिफ्स का इम्पैक्ट अवॉइड करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स पुश किए, इसलिए भी यूएस एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ आया। करंट टैरिफ सिनेरियो का इम्पैक्ट हमारे आने वाले महीनों के ट्रेड डेटा में दिख सकता है। यूएस के बाद हमने यूएई को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, $2.99 बिलियन। ये 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यूएई एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम और जेम्स एंड ज्वेलरी का मेजर कंट्रीब्यूशन था। यूएई का इंडिया के ट्रेड में कंट्रीब्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण इंडिया यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या सीपा हो सकता है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसके कारण यूएई और इंडिया के ट्रेड में इंप्रूवमेंट आ रहा है। नेदरलैंड्स इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन इंडिया के इस रीजन के एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 20% गिर गए और $1.66 बिलियन तक पहुंचे। वीक पेट्रोलियम और केमिकल एक्सपोर्ट्स के कारण नेदरलैंड्स के एक्सपोर्ट्स में फॉल आया। इंडिया ने चाइना को $1.34 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए। ये एक 27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, जिसमें आयरन ओर और ऑर्गेनिक केमिकल्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू यूके भी 8% बढ़े और $1.25 बिलियन तक पहुंचे। मतलब यूएस और चाइना में इंडियन एक्सपोर्ट्स का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ और यूरोप में इंडियन एक्सपोर्ट्स वीक थे। इंपोर्ट्स की बात करें तो $10.9 बिलियन के साथ इंडिया ने चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। चाइनीज इंपोर्ट्स में 5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ और हमने चाइना से ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी इंपोर्ट किया। चाइना के बाद इंडिया का अगला सबसे बड़ा इंपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएई, लेकिन इंडिया के यूएई इंपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर 9% गिरे और $4.9 बिलियन तक पहुंचे। इसका कारण पेट्रोलियम सोर्सिंग में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। जैसा मैंने बताया, इंडिया क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया के क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स में रशिया का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन इंडिया के रशियन इंपोर्ट्स जुलाई में ईयर ऑन ईयर 14% गिर गए और $4.8 बिलियन तक पहुंचे। हो सकता है ऐसा यूएस के टैरिफ्स अवॉइड करने और ईयू सैंक्शन से बचने के लिए किया जा रहा है। फिर आता है यूएस, जहां से हमारे इंपोर्ट्स 14% बढ़े और $4.55 बिलियन तक पहुंचे। यूएस इंपोर्ट्स में क्रूड ऑयल, मशीनरी और डायमंड्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सऊदी अरेबियन इंपोर्ट्स पूरे 41% बढ़े और $2.9 बिलियन तक पहुंचे। इस ग्रोथ में ऑलमोस्ट पूरा कंट्रीब्यूशन क्रूड ऑयल का था। तो इस डेटा से हमें क्या समझ में आता है? देखो दोस्तों, यूएस के टैरिफ डिसीजंस का इंडिया के ट्रेड पे काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। एक तरफ यूएस रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स के कारण इंडिया को टारगेट कर रहा है, तो इसके कारण हमारे ऑयल इंपोर्ट्स का कंपोजिशन चेंज हो रहा है। रशियन क्रूड का अमाउंट कम हो रहा है और यूएस और ओपेक का कंट्रीब्यूशन वापस बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण रशिया अपना ऑयल हेवी डिस्काउंट पे सेल कर रहा था। रशियन ऑयल से वापस यूएस और ओपेक में स्विच करने से इंडिया को इस डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और शायद इंडिया का इंपोर्ट बिल और ऑयल प्राइसेस दोनों बढ़ सकते हैं। यूएस की चेंजिंग टैरिफ पॉलिसीज के कारण हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो शिपमेंट्स टैरिफ लगने के पहले यूएस पहुंच गए उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन करंट टैरिफ पॉलिसीज के कारण हमारे यूएस जाने वाले एक्सपोर्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इंडिया धीरे धीरे एक ग्लोबल हब बन रहा है और हमारे एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स अभी भी काफी ज्यादा हैं, जिसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के ट्रेड डेफिसिट पे और प्रेशर पड़ सकता है। एज ऑन 18 अगस्त 2025 इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स पे एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा। ये एडिशनल टैरिफ्स 27 अगस्त से इंप्लीमेंट होंगे। यूएस इंडिया पे ये एडिशनल टैरिफ्स एज अ पेनल्टी लगा रहा है क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये एडिशनल टैरिफ्स एग्जिस्टिंग 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे लगेगा। मतलब इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 27 अगस्त से यूएस टोटल 50% के टैरिफ्स लगा सकता है। इन टैरिफ्स का ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। S&P ग्लोबल 2025 में 2.9% का ग्लोबल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये 2024 के 3.3% से कम है। यूएस के टैरिफ्स कहां जाके सेटल होंगे ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट अब दिखना शुरू हो सकता है। इंडिया इन टैरिफ्स के थ्रू कैसे नेविगेट करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब वीडियो का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया के ट्रेड डेटा के साथ साथ जुलाई 2025 का ऑटो रिटेल डेटा भी रिलीज हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट 3 मंथ्स में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हुआ, लेकिन क्वार्टर 2 की शुरुआत थोड़ी वीक हुई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन या फाडा के रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई 2025 में 1.96 मिलियन यूनिट सेल हुए। ये जुलाई 2024 के 2.05 मिलियन से 4.31% का ईयर ऑन ईयर फॉल है। ये फाइनेंशियल ईयर 26 का पहला कॉन्ट्रैक्शन या सेल्स फॉल है। लेकिन ये फॉल आया क्यों? देखो दोस्तों, ऑटो सेल्स के नंबर पे एक हाई बेस इफेक्ट देखने मिल रहा है। मतलब जुलाई 2025 के ऑटो सेल्स नॉर्मल लेवल्स पे ही हैं। जुलाई 2024 के सेल्स अनयूजुअली हाई थे
फाडा के प्रेसिडेंट CS विघ्नेश्वर ने कहा कि एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण पहले ऑटोमोबाइल डिमांड वीक हुई, फिर इंटेंस मॉनसून के कारण पब्लिक में पर्सनल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ गई। इसीलिए जुलाई 2024 में व्हीकल सेल्स नॉर्मल से ज्यादा हुए। अब जुलाई 2025 के सेल्स नॉर्मल लेवल्स पे ही हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक फॉल है। अगर हम सेगमेंट वाइज नंबर्स देखते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कौन से व्हीकल टाइप पे ज्यादा प्रेशर पड़ा। टू व्हीलर सेल्स में 6.48% का ईयर ऑन ईयर फॉल हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी टू व्हीलर सेगमेंट में 6.28% का फॉल हुआ। इस फॉल का कारण रूरल डिमांड में वीकनेस था। अर्ली मॉनसून और वेदर डिस्ट्रप्शंस के कारण फार्मर्स को सोइंग और क्रॉप मेंटेनेंस पे फोकस करना पड़ा, जिसके कारण इस मंथ टू व्हीलर डिमांड वीक था। अगस्त से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है और इस पीरियड में डिमांड में वापस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो इस सेगमेंट के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर फॉल आया, लेकिन सिर्फ 0.81% का। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस सेगमेंट के वॉल्यूम्स एक्चुअली 10.38% बढ़े। पैसेंजर व्हीकल्स के परफॉर्मेंस में रूरल रीजन का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। न्यू मॉडल लॉन्चेस और ऑस्पिशियस डेज मतलब शुभ मुहूर्त के कारण पैसेंजर व्हीकल सेल्स में ग्रोथ आया। ऑटो कंपनीज ने प्रमोशनल स्कीम्स भी लॉन्च किए, जिसके कारण सेल्स को बूस्ट मिला। वहीं पैसेंजर व्हीकल्स का अर्बन डिमांड वीक रहा। अर्बन रीजन के वीक डिमांड के कारण डीलर्स के इन्वेंट्री डेज 55% तक बढ़ गए। ये 30 to 35 डेज के हेल्दी इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। शायद इस इन्वेंट्री बिल्डअप के कारण कंपनीज फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट मार्जिनली पॉजिटिव था। ये सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 0.23% और मंथ ऑन मंथ 4.19% ग्रो हुआ। इस सेगमेंट की ग्रोथ में अर्बन मार्केट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। न्यू लॉन्चेस, बल्क इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स और स्कूल बस डिमांड के कारण इस सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। व्हीकल डीलर्स ने ये भी हाईलाइट किया कि मैन्युफैक्चरर्स के मार्केटिंग और फाइनेंसिंग स्कीम्स ने भी इस सेगमेंट के ग्रोथ में हेल्प किया। वही रूरल कमर्शियल मार्केट में हैवी रेनफॉल, सीमेंट और कोल्ड लॉजिस्टिक्स में सीजनल सॉफ्टनेस और स्लोअर फाइनेंसिंग डिसबर्समेंट के कारण वीकनेस दिखा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या सी सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में काफी बड़ा फॉल आया। ईयर ऑन ईयर इस सेगमेंट में 33.28% फॉल आया और मंथ ऑन मंथ 59%। इस फॉल का कारण स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो सकता है। मॉनसून में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में स्लो डाउन आता है। इस साल अर्ली मॉनसून के कारण इस सेगमेंट के सेल्स वीक रहे। ट्रैक्टर सेगमेंट का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रेजिलिएंट था। इस सेगमेंट के सेल्स ईयर ऑन ईयर 10.96% और मंथ ऑन मंथ 14.9% ग्रो हुए। और ये ग्रोथ ऑब्वियस भी है। जैसा मैंने बताया, अनइवन मॉनसून के कारण फार्मर्स का फोकस क्रॉप मेंटेनेंस में था। इस टाइम में जो डिमांड टू व्हीलर्स या पैसेंजर व्हीकल्स की तरफ जाता, वो डिमांड सीजनल शिफ्ट के कारण ट्रैक्टर्स ने अट्रैक्ट किया। टाइमली गवर्नमेंट सब्सिडी रिलीजेस ने भी फार्मर्स की लिक्विडिटी इंप्रूव की, जिसके कारण इस सेगमेंट में ग्रोथ हुआ। इन नंबर्स के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि इंडियन ऑटो सेगमेंट का स्लो डाउन एक मोमेंट्री पॉज हो सकता है। फेस्टिव सीजन के कारण इस स्पेस में रिवाइवल का अपॉर्चुनिटी भी है। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीक हर्ष वापस आ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।